आप सोच रहे होंगे मैम इतना लंबा चौड़ा भाषण आप देती हो? जी बिल्कुल देती हूँ, देना जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट खराब हो जाता है। मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो सुनिए, सेबी की कहानी सुनते हैं, बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट को सुनना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले हम समझेंगे ये क्यों है और फिर हम समझेंगे क्या है, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। अब मैं ये बोलूंगी तो आप मेरी शक्ल देखोगे मैम क्या, इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। ऐसे पढ़ना ही नहीं है, दूसरी तरफ चलते हैं। पहले टाइम पे आपने कहावत सुनी होगी या किसी ना किसी बच्चे ने शायद सुना होगा कि हमारे किसी जान पहचान के न्यूज़पेपर में खबर सुनी हो कि जमीन में से गोल्ड निकला है। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने बात सुनी है कि जमीन में से गोल्ड निकला है? अच्छा, कहां से आता है वो गोल्ड? कहां से आता है गोल्ड? बता बेटा, कहां से आता है वो गोल्ड? जमीन में से गोल्ड निकला भाई, सोना निकला, सोने की हंडी निकली। कहां से आता है वो गोल्ड? हाँ, नहीं, सच्ची वाला सोना, वो तो गाना है, वो तो एक गाना है बेटा, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, है ना, वो तो एक गाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने कई बच्चों ने सुना होगा कि जमीन में जब नीचे डिगिंग करी तो वहां से सोना निकला। वो सोना कहां से आता है? सोच के बताओ। वहीं से शुरू होगा ये कॉन्सेप्ट। ऐसे पढ़ाती हूं मैं, ऐसे पढ़ाती हूं मैं। वो सोना कहां से आता है? बताइए, वो सोना कहां से आता है? जमीन में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, घर बना रहे थे, घर की फाउंडेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नींव खोद रहे थे, देखा होगा उसमें से इतनी बड़ी हंडी निकली, उसमें ज्वेलरी। कहां से आता है? वो कहीं से नहीं आता, वो कहीं से आता नहीं है, वो यही कहीं है और आपका ही है। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूं। आइए, चाहे मेरी कम है लेकिन मुझे चीजें बहुत सारी पता है। अब मैं आपको बताती हूँ पुराने समय की बात। कितने पुराने समय की? अब से 40 साल पहले, 45 साल पहले की, 50 साल पहले की, 55 साल पहले की। उस समय क्या होता था कि जो महिलाएं थी उनके पास काफी गोल्ड होता था, काफी गोल्ड होता था। अब जैसे गोल्ड है उनके पास बहुत सारा और लोकल्स वगैरह कम होते थे उस समय, तो जैसे एक महिला है और उसको ना अपने घर जाना है तो वो अपना सारा गोल्ड इकट्ठा करती थी और एक मिट्टी की हांडी ली और उसके अंदर रखा और उसे नीचे दबा दिया। ज्यादा चीजें पहले नीचे दबाते थे पुराने समय के लोग, तो उसे नीचे दबा दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, कच्ची मिट्टी होती थी उसके ऊपर से उन्होंने जो है, मतलब समझ गए आप, ठीक है। अब उसको सेटल कर दिया, उसके ऊपर आराम से सो रहे हैं। गोल्ड की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती थी कि कई बार पता ही नहीं चलता था कि हमने कुछ गोल्ड वहां पे भी रख रखा है। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है और हमारे यहाँ पे काफी जो गांव से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी बहुत सारे लोग ट्रिप पे जाते हैं, मसूरी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, मनाली जाते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोने में घूमने जाते हैं। पुराने टाइम में जो ट्रिप्स होते थे, उस समय भी ट्रिप्स होते थे, लेकिन उस समय ट्रिप अलग तरीके के होते थे। उस समय वो ट्रिप पे पता कहां जाते थे? गंगा स्नान पे, गंगा स्नान करने जाते थे। अब गंगा स्नान करने कैसे जाते थे कि घर से जा रहे हैं, कुछ सामान कैरी कर रहे हैं, टेंट हाउस भी बनाते, एंजॉय करते थे बहुत अच्छा। तो उन्होंने अपना गोल्ड वहीं पे ही दबा दिया। अब वापस आए, वापस लौट के आके भूल गए, 5-7-10 दिन हो गए, फिर भूल गए, वो वहीं रह गया। भूल ही गए मतलब कुल मिला के। अब जब वो भूल गए तो उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन उसी घर में रही, थर्ड जनरेशन ने उसके ऊपर घर बना लिया, फोर्थ जनरेशन ने बेसमेंट बनाया, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। उसने ज्यादा बड़ी डिगिंग कराई, जैसे समरसेबल्स वगैरह 100 फीट पे होते हैं। पता चला वही वाला गोल्ड निकल के आ गया। किसी का नहीं होता, वो हमारे ही पूर्वजों का गोल्ड है, वो कहीं से नहीं आया। समझ आई मेरी बात? अब सुनो मेरी बात, अगली बात सुनो। अब आज के डेट में हम 2024 में चल रहे हैं। हमारा देश जो है वो ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। हमारा देश एक नया भारत है, नवनीकरण भारत है, बदलता भारत है। आपने सुना होगा गोल्ड लाओ लोन ले जाओ, मुथूट फाइनेंस। कितने बच्चों ने सुना है? बहुत बच्चों ने सुना है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूं। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए है और वो आपने सेविंग करके बचाए, तो आप वो 1 लाख रुपए से पैसे ज्यादा करना चाहते हो,
1 लाख से और अर्न करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपने अपनी स्कूटी उठाई, आप गली गली में घूम रहे हैं, किसी को 1 लाख रुपए चाहिए क्या? 1 लाख के बदले 1,10,000 दे दो, क्या कोई देगा? दे तो कोई भी देगा, पैसे तो कोई भी ले लेगा, लेकिन वापस कोई नहीं देगा। यस और नो? तो आपने सोचा छोड़ो यार, एक काम करते हैं, अपने घर पे जाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें 1 लाख रुपए दबा देते हैं और उसके ऊपर सो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी को पता नहीं चलेगा। हर रोज 1 लाख रुपए रख रहे हैं, हर रोज 1 लाख निकाल रहे हैं, क्या 1 लाख 1 रुपया भी हो सकता है? वो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात यह कि घर में अगर पैसे दबा रखे हैं तो यह बात फैक्ट है कि आपके उतने रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न जीरो है। अब जब रिटर्न जीरो है, रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 1 लाख के 1 लाख ही रह जाएंगे, तो हम वही के वही रह जाएंगे। तो अब हम इन पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम किसको दें? ये सबसे पहली चीज। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम है। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उससे पैसे बिजनेस सेक्टर को ट्रांसफर करता है। कैसे, जरा मैं बताती हूं आपको। सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां पे सब्जी एक तो बेचने वाला होता है, दूसरे खरीदने वाले होते हैं। गॉट द पॉइंट? इसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट। एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम उसे बोलते हैं जहां पे रिक्वायर्ड फंड जो है, आपका एक्सेस फंड रिक्वायर्ड फंड के पास पहुंच जाता है। अगर किसी को पैसे की जरूरत है, उसके पास पहुंच रहा है, तो वो किसके थ्रू पहुंचता है? वो पहुंचता है इंटरमीडियरीज के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरमीडियरीज। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम एक बात बताइए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने सुना होगा मंडी में जाते हैं टिंडा, भिंडी, गोभी, आलू, टमाटर। इस तरीके से हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जब मुद्दा यहां पे सबसे बड़ा क्या आया कि लोग कहने लगे कि हम बिजनेस सेक्टर को पैसा तो दे दें, हम बिजनेस सेक्टर को पैसा तो दे दें, हम बिजनेस सेक्टर को पैसा तो दे दें, पर इस बात की क्या श्योरिटी है कि उस पैसे से वो पैसा हमें वापस मिलेगा? बात तो फैक्ट है, हमने अपनी मेहनत की कमाई बिजनेस सेक्टर को दी, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी कि वो पैसा हमें रिटर्न बैक मिल जाएगा? कोई श्योरिटी नहीं है। है कोई श्योरिटी? और अगर बिजनेस सेक्टर ने वो पैसा ले लिया तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पैसे को क्या करना चाहिए? रिटर्न बैक करना चाहिए, और विद इंटरेस्ट या विद रिटर्न इनकम, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहां तो पैसा कुछ भी नहीं बचा, वो सारा पैसा लेके भाग गया। अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी बिजनेस सेक्टर को दिए, किसी कंपनी को दिए, और उसने मेरे पैसे रिटर्न बैक नहीं किए, इन फ्यूचर न तो मैं खुद पैसा लगाऊंगी ना किसी को लगाने दूंगी। तो इस तरीके से हमारे देश में जो सेविंग मनी है वो कभी भी बिजनेस सेक्टर में नहीं आ पाएगी। गॉट द पॉइंट? प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रॉब्लम है। अब क्या किया जाए? अब इसमें सबसे अच्छा तरीका है, गवर्नमेंट कहने लगी जब तक हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा बिजनेस सेक्टर में नहीं आएगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। अब क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा हम एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उस बॉडी का एकमात्र यही उद्देश्य होगा कि जो लोगों का पैसा होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी प्रोटेक्शन होगी। समझ आई मेरी बात? वो लोगों का विश्वास जीतेगी और जो पैसा लेंगे उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। अब हमारे देश के अंदर ऐसी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? देश की तरक्की स्टार्ट हुई 1991 के बाद। कॉन्सेप्ट आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। समझ आई मेरी बात? उससे पहले कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया? उससे पहले कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आया, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देती हूं। हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, सारे पैसे लूट के ले गए, बच्चे पढ़े नहीं लिखे नहीं। क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्योंकि डर था, बाहर अंग्रेज मारते थे, अपना नौकर बना के रखते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन कम हो गई, अनएजुकेशन हो गया। जो बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें, वो बैरिस्टर बनने के लिए गए। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, उनके घर के बच्चे वो खुद भी बाहर पढ़ के आए, उनके घर के बच्चे भी बाहर पढ़ के आए। एक आम आदमी तो नहीं पढ़ा पाए ना, उसके साथ तो समस्या हुई, अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना के रखा।
डर इतना था, तो एजुकेशन कम हो गई, पॉवर्टी ज्यादा हो गई, पैसा लेके चले गए, संभल नहीं पाया, बंटवारा इस तरीके से किया कि कभी एक हो ही ना सके, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम से निकलेंगे या बिजनेस की बात करेंगे? प्रॉब्लम से निकलेंगे ना। निकलते निकलते 1991 में पहुंच गए। कभी तो चाइना धमकी देता था, कभी चाइना कह रहा है मैं ये मेरी जगह है, ये है, चाइना से लड़ाई करो। कभी पाकिस्तान ये कह रहा है देश तो मेरा ही है पूरा। कभी पंजाब में कह रहे जी हमारा एक देश अलग कर दो, खालिस्तान बना दो, उनसे लड़ाई चल रही है। इट मींस हमारे देश के अंदर पीस नहीं था। प्लस जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो खुद डिस्टर्ब है, वो खुद प्रॉब्लम में है। एग्जाम्पल देती हूं, हमारे देश को चलाया किसने? गांधी फैमिली ने। इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके घर में खुद डिस्प्यूट चल रहा था, मैंने बुक में पढ़ा है। उनके घर में खुद डिस्प्यूट उनके घर के अंदर बहुत ज्यादा, दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट। संजय गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उनकी जो वाइफ है मेनका गांधी, उन्होंने कहा था कि मैं लीड करूंगी अब, क्योंकि वो नहीं है तो अब मुझे करना है। इंदिरा गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया तो घर में डिस्प्यूट हो गया। मेनका गांधी हमेशा हमेशा के लिए घर से चली गई। जिनका बेटा वरुण गांधी है, कभी साथ नहीं हुए। राजीव गांधी जी को अब्रॉड से बुलाया गया और उनको लीड बनाया। ऐसी स्थिति में घर में भी डिस्प्यूट, इट मींस जो देश को चला रहा है वो भी डिस्टर्ब है और देश भी डिस्टर्ब है, तो तरक्की कैसे हो सकती है? नॉट पॉसिबल। इन द ईयर 1991 हम कुछ संभले और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पॉलिसीज बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसके बाद इन द ईयर 1992 कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेबी। इन द ईयर 1992 कॉन्स्टिट्यूटेड सेबी। सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन करने का एकमात्र उद्देश्य टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। यहां की पढ़ाई में, इस क्लास की पढ़ाई में और 12th क्लास की पढ़ाई में जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि यहां मुझे कोर्स पूरा नहीं कराना। तो मैम आप बच्चे डर गए, कहने लगे मैम फिर हमारा क्या होगा? कोर्स पूरा कराना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के साथ दिमाग में चीजें सेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ये सोच रहा हूं मुझे कोर्स पूरा कराना है तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे लिए कोर्स तब पूरा होता है, मेरे लिए टॉपिक तब कंप्लीट होता है जब मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। ये आई एम सेटिस्फाइड राइट नाउ, तब मैं सोचती हूँ कि बच्चों को समझ में आ गया। इन द ईयर 1992 सेबी का गठन किया। अब सेबी को कहने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट कि सुन साहिबा सुन साहिबा, क्या बोला मैंने जरा बताना? सुन साहिबा सुन। ठीक है जी, कि तुम्हारी 3 जिम्मेदारी है। तुम्हें इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना है और इस मार्केट को रेगुलेट करना है। सेबी कहने लगी ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मेरे पास कोई शस्त्र है। तो यहां पे सीजी ने कहा सेबी हम तुझे अस्त्र भी देंगे और हम तुझे शस्त्र भी देंगे। अस्त्र इन द फॉर्म सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। सेबी के पास पावर है कि वो अपने क्या बना सकती है? रेगुलेशंस। शस्त्र, सेबी कहने लगी सर कि हाँ, कि सर अगर मेरे रेगुलेशन को कोई पालन नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगी? तो यहां पे सीजी ने कहा सेबी जा जी ले तू अपनी जिंदगी, कि तेरे पास शस्त्र भी होंगे। कि शस्त्र मीन्स व्हाट? इट मीन्स सेबी हैविंग अ पावर इन केस if any company, any organization, any institution not to follow the regulation, then SEBI having a power to impose a penalty. No need to take approval of the central government because SEBI is an autonomous body. कैसी बॉडी है? Autonomous body है। पूरा पेपर पढ़ना है 100 मार्क्स का इन एग्जीक्यूटिव इन ग्रुप 2। यहां बस एक फ्लेवर दिया है, यहां बस इतना सा दिया है जैसे मैंगो शेक के ऊपर आइसक्रीम एक डालते हैं ना, इतना सा दिया है, और वहां पूरा आपको बाहर खाना है एग्जीक्यूटिव में। यही है, ठीक है। सो अब आप देखते हैं सेबी एस्टेब्लिश। अच्छा, सबसे ज्यादा व्यापार की जब बात करते हैं तो हमारा जो व्यापार स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से हुआ था। बनियन ट्री के नीचे बैठ के बिजनेस की बातें होती थी, ट्रेडिंग की बातें होती थी। तो पहले इनका जो हेडक्वार्टर है दैट इज टू बी सिचुएटेड इन बॉम्बे, मुंबई। SEBI is a statutory regulatory body responsibility to regulate capital market. SEBI monitor, regulate the securities market and protect the interest of investors by enforcing certain rules and regulations. SEBI was founded in the year 1992. Logic is clear now. Why in 1992? Headquarter in Mumbai. Why in Mumbai? You know very well.
and other offices in New Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, along with other local regionals. Objective of SEBI is just to stop the wrong practices जो harm करती है किसको, investors को, and promote development of what, capital market. इसके बाद का सेशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे. Thank you.